रेडियो पाक लिंक की नशरियात जफर शेख के साथ जारी और सारी हैं और आज हमारी खुशकिस्मती का हमारे साथ पाकिस्तान की खूबसूरत फजाओं से एक ऐसा खूबसूरत आवाज की मालका और जिन्होंने अपनी आवाज के बलबूते पर आज पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी अपने फैन की तादाद में इजाफा करते हुए अच्छा नाम कमाया, इज्जत कमाई। अल्लाह ताला का उन पर बहुत बड़ा एहसान है। मेरी मुराद नैयरा नूर मैडम साहिबा हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में शामिल है, तो उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने इस फन में इज्जत तो बहुत कमाई और कैसा उनका ये सफर रहा। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, अभी आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हैं। जी सबको बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो पाक लिंक के तमाम टीम की तरफ से भी, मेरी तरफ से भी और यहाँ जितने भी आपको सुनने वाले हैं उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। मैं समझ सकता हूँ कि जैसा आप फरमा रही थी। बहरहाल मैडम, सबसे पहले यो एक ज़िमनन सवाल होता है कि आप इस फील्ड में एक हसाती तौर पर आई या कोई प्लान था या कोई इस तरह का सिलसिला कैसे आपका हुआ? जी, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आपका जो पहला जो वर्ड आपने यूज किया ना हादसाती तौर पे, आई थिंक दैट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ द रीजन कि मेरी कोई वैसी ऐसी कोई वोकल ट्रेनिंग कभी नहीं थी या कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन कॉलेज में चूंकि ऐसा इत्तेफाक था कि कभी हमारे जो थोड़े म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स कॉलेज के अंदर हुआ करते थे उसमें मैं गा लेती थी। एंड देन जब लोगों ने सुना, रेडियो वालों ने सुना, तो उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि आप क्यों नहीं इसको करती हैं। तो एक मतलब एक कंजर्वेटिव फैमिली कह लीजिए आप कि भाई थोड़ा सा एक होता है कि नहीं, एक गाना बड़ी अजीब सी बात समझी जाती थी से अबाउट 40 years ago। तो बट ये है कि बस मतलब वही फिर वो एक साहब थे हमारे जो पाकिस्तान में, वो एक हमारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में जहाँ मैं पढ़ती थी वहाँ के एक कॉन्सर्ट में थे, तो उन्होंने बड़ा फोर्स किया एंड देन ही इनवाइटेड मी ओवर एंड दैट इज वेयर पहले अपना मैंने यूनिवर्सिटी प्रोग्राम किया, फिर टेलीविजन पे आई, आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर सच गप, फिर टाल मटोल, अक्कर बक्कर, एंड देन आई मीन वो चलते चलते बस सिलसिला चल पड़ा। अच्छा, तो मैडम जब आप इस में इन हो गई, ठीक है, जैसा आपने फरमाया भी कि आप हाउस वाइफ भी इसके साथ साथ और बहुत ज्यादा केयरिंग भी अपने फैमिली के हवाले से भी, तो फिर आपके लिए ये मुश्किल पेश नहीं आई इस प्रोफेशन को भी साथ रखते हुए? भैया मुश्किल डेफिनेटली मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द रीजन कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि आई बिलीव इन वन थिंग। मेरे पेरेंट्स ने जिस चीज की अपने बच्चों को तालीम दी थी वो हमेशा ये कहा था कि तुम जो कुछ भी करो उसमें कभी हिपोक्रेसी ना करो, मुनाफिकत ना करो। ठीक है। तुम्हें अगर अल्लाह ने कोई चीज अता की है तो ट्राई एंड डू इट एट द बेस्ट लेवल। तुम्हारे में जितना अल्लाह पाक ने जितना तुम्हें हुनर दे रखा है उसको अपनी मुकम्मल सच्चाई से उसको सामने लाने की कोशिश करो। तो मेरे लिए अच्छा खासा मुश्किल था। मुझे जब मैंने देखा कि मेरा सिलसिला मशहूर होता जा रहा है और लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती चली जा रही हैं, तो फिर मैंने बड़ा प्रॉपर रियाज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद ये कि लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि इन सारी चीजों के बावजूद माई नंबर 1 प्रायोरिटी वॉज माई होम, माई हस्बैंड, माई चिल्ड्रन, माई होम। मैं यहाँ से फारिग होती थी और फिर मैं रिकॉर्डिंग्स करती थी और इस तरह से मैंने एक शेड्यूल बनाया कि जिसके अंदर दोनों चीजें सफर ना करें, लेकिन प्रायोरिटी वॉज माई होम फर्स्ट। ठीक है। अच्छा, तो मैडम सिलसिला शुरू हुआ कुछ स्टार्ट से आपका ये फिल्म लाइन में भी, सिल्वर स्क्रीन में भी आपने काफी गाने, अच्छे गाने जो कि यादगार हैं और अभी तक लोगों के दिमागों में या जब भी वो सुने जाएं तो ऐसे महसूस होता है कि इस वक्त आप गा रही हैं, यानी सदाबहार गीत आपने दिए। ये मैं खुद भी थोड़ा सा तल्लक रखता हूँ सिंगिंग के हवाले से भी और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा कदरदान हूँ आप जैसे लोगों का जिनकी खास तौर पे अल्लाह ताला ने आवाज अच्छी दी होती है। तो वो कैसा तजर्बा रहा आपका फिल्म में गाने का? भैया फिल्म में गाने का मतलब है कि एक तो वो अच्छा खासा एक डिफरेंट माहौल है फिल्म का। ठीक है। और यही वजह थी कि मैं उसके अंदर अपने आप को काफी हद तक मिसफिट समझती रही और मेरा काम तो यही था कि मैं जाती थी, आई वुड गो इन द स्टूडियो, डू माई रिहर्सल्स, डू माई रिकॉर्डिंग एंड कम बैक होम।
लेकिन वो मेरे से वो, क्योंकि आपको पता है ना कि एक माइंडसेट अगर आपका नहीं मिल रहा होता तो आपकी मतलब आपकी कारकर्दगी पे भी उसका असर होता है, इफेक्ट होता है। हाँ जी, असर होता है। तो मैंने जो फिर मतलब शुरू में तो मैंने काफी सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाला, बट फाइनली आई स्टक टू रॉबिन साहब, रॉबिन घोष के साथ में। ठीक है। उनकी फिल्मों के ज्यादातर मैं गाने गाती थी। 3 साल बस मैंने 2.5 साल गाया है, उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। बट आई वाज ओनली सिंगिंग फॉर रॉबिन साहब, और खलील अहमद साहब की 2-3 फिल्में थी, उसके लिए मैंने गाया था। जी। अच्छा, तो इसके पीछे क्या, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि रॉबिन घोष की फिल्मों में ही क्यों आप ने फैसला किया? मैं बताऊं भैया, रॉबिन साहब अगर कभी, मैं समझती हूँ अगर कभी आपको जिंदगी में इत्तेफाक होता और आप उनसे मिलते, वेरी कल्चर्ड मैन, वेरी कल्चर्ड मैन एंड वेरी एजुकेटेड मैन। ठीक है। तो मैं हमेशा बहुत एट होम फील करती थी उनके साथ। ठीक है, बहुत ज्यादा। हाँ जी 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 जी, सही। तो ये कि वो थोड़ा हमारा बाकी फिल्म इंडस्ट्री का थोड़ा मसला है ना, आपको तो पता है कि वो एक डिफरेंट क्लास है, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके अंदर मेरे लिए पुल ऑन करना बड़ा मुश्किल था। जी जी, बिल्कुल, आई कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, उसके बाद फिर आते हैं आप वो सिंगिंग में आपने अरफाना कलाम भी और क्लासिकल रंग भी कुछ डाला अपनी आवाज में या अपने गानों में, तो ये कैसा आप समझती हैं कि एक कह लें कि फिल्म का गाना एक अलहदा और ये क्लासिकल या अरफाना कलाम, ये जाहिर है एक मुश्किल काम है? देखिए, आई थिंक विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो मेच्योरिटी है ना, वो वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। और मैं आपको सीरियसली एक बात बताऊं, मेरे साथ एक बड़ी अजीब बात रही है कि मैंने हमेशा मैंने कभी भी अपने मालिक के यानी मदद के बगैर कभी नहीं सोचा था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो मैं हमेशा अपने अल्लाह से एक ही रिक्वेस्ट करती थी कि परवरदिगार आलम, तू मुझे रास्ता दिखाने वाला है, जो तू बेहतर समझेगा ना वही मेरे से करवा लेना। अगर तूने गंवाना है मुझसे तो फिर जो तुझे अच्छा लगे वो करवा लेना मेरे से। हाँ जी। तो फिर वो अच्छी चीजें ही आ जाती थी मेरे पास, कॉम्पोजिशन अच्छी आ जाती थी, कलाम अच्छा। क्योंकि देखिए, आप इतने बड़े बादशाह के सामने अपनी अर्जी रखे और पूरी ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये तो बाकी बिल्कुल दुरुस्त बात आपने कही। अच्छा, तो एल्बम्स वगैरह का कोई सिलसिला आपने कोई किया, कोई एल्बम लॉन्च? एल्बम्स ऑडियो एल्बम तो जी मेरी वही एक हुई थी, नोरा सिंह फैज वॉल्यूम 1। ठीक है। उसके बाद फिर जो मेरे पीटीवी के गाने थे, क्योंकि वो बहुत सारे थे, गजलें बहुत सारी थी, वो फिर EMI ने एक वो शुरू किया था सिलसिला। अच्छा। तो वो मेरी गजलों के वॉल्यूम्स निकालते जाते थे, टेलीविजन की जो गजलें थी उनको EMI के मतलब एक बैनर के नीचे वो कंपाइल होती थी और फिर वो मार्केट कर दी जाती। ठीक है। अच्छा, तो मैडम ये आप क्या समझती हैं कि इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान में चैनल्स की भरमार है, अभी आ चुके हैं काफी प्राइवेट चैनल। एक वक्त होता था PTV जो कि हमारा कह लें कि एक बुनियाद थी चैनल के हवाले से, तो अभी ज्यादा चैनल्स होने की वजह से सिंगर जो आते हैं नए गाने वाले, तो क्या आप समझते हैं कि इसमें मयार का कुछ अप्स एंड डाउन हुआ है गाने में? बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क। आप देखिए आपको एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज नजर आता है जी। मतलब है कि हम वो लोग थे कि हमें अगर गाना, अब जैसे मेरा वो गाना है वतन की मिट्टी गवाह रहना, जी, वो मुझे याद पड़ता है कि मैंने जब उसकी रिहर्सल की खलील साहब के साथ बैठ के, सायरा काजमी उसकी प्रोड्यूसर थी, तो जब मैंने पहले दिन सुना तो सायरा मुझे कहती है, भाई ये क्योंकि कंपटीशन में जा रहा है तो आप इसकी कल रिकॉर्डिंग कर दें। मैंने कहा सायरा, ये गाना मुश्किल है, मुझे कम से कम 3 दिन चाहिए इसकी रिहर्सल करने के लिए। ठीक है। तो हम लोगों का मसला ये होता था कि हम पहले कलाम देखते थे, कॉम्पोजिशन देखते थे, फिर उसके ऊपर दबा के मेहनत करते थे। हाँ जी। और फिर आपको नजर भी आता था उसका, और चैनल एक होता था, चैनल एक। अब तो बात ये होगी कि देखिए कमर्शलाइज बहुत हो गया है, कमर्शियल बहुत है, अब वो कहते हैं कि जी वीडियो के बिना गाना नहीं होता। मतलब गाना देखने की हद तक रह चुका है, मतलब सुनने का कम। बिल्कुल आप देखिए कि वहाँ पे वॉइस क्वालिटी या जो वो आप जो रेंडर करते हैं, न तलफ़ुज़ की परवाह है, न सुरों की परवाह है, न शायरी की परवाह है, न उस कलाम के एसेंस की परवाह है। सिर्फ और सिर्फ मतमे नजर एक है,
हमारे बच्चों का कि अब ओवरनाइट एक तो मशहूर हो जाएं कैसे और अमीर हो जाएं कैसे। हाँ जी, तो हम लोगों को ये नहीं पता था। हम लोगों को पता था कि वक्त जो है वो आराम से काम करता है। ऐसे है ना जैसे आपने बीज डाला और उसकी परवरिश करते रहे तो कुछ 5 साल के बाद वो जाके आपको फल देता है। तो इंसान की जिंदगी का कोई काम भी ऐसे ही है कि आप उसमें जल्दी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला का निजाम ही नहीं है जल्दी का। जी। तो आप मैडम क्या समझती हैं, गाना एक क्या लें मेहनत तलब काम है, या जिस तरह इस वक्त फी जमाने में जिस तरह हो रहा है ना बहुत मेहनत खुदा। आप यकीन माने मैं रियाज करती होती थी, मैं 1.5 घंटे सुबह रियाज करती थी। तो मेरे से आधा घंटा बाद में बात नहीं की जाती थी। ऑल्दो हाँ मैं मतलब उठ के मैंने सारे काम करने होते थे, मैंने खाने पकाने होते थे। आई हैड टू आयरन माई चिल्ड्रन क्लोथ्स एंड ऑल दैट, एंड आई वाज ऑलवेज वर्किंग बिसाइड्स माई मेड। मैं ऐसा नहीं थी कि मैं बैठ जाऊँ और वो तो वो कि बड़ा प्रिटी टफ। अच्छा मैडम, आप फिर अकेली इस फैमिली में आप सिंगिंग करती हैं, या अभी आपसे आपके बेटे से भी बात हो रही थी तो वो भी कुछ लगाव रखते हैं? एक्चुअली जी मेरे बच्चों की, दोनों की बेटों की आवाजें बहुत अच्छी हैं। अच्छा। एक बच्चा तो मेरा आया भी है इसके बीच में, काविश बैंड के नाम से उसका वो खाता, बिल्कुल हाँ काफी मशहूर। जी हाँ, अभी जाफर अली जी हाँ जी ठीक है। तो वो अभी वो ही इज परमानेंटली असाइंड विद द कोक स्टूडियोज, उसके लिए वो काम कर रहा है। हाँ मेजर, हाँ जी मेरा आजकल भी वो सारी रिकॉर्डिंग और सारा लुक ओवर वही कर रहा है मेरा बेटा। और बड़े सुरीले बच्चे, और माशाल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि इंतहाई क्लासिकल और एक शाइस्ता चीज सुनने के आदि। हाँ बहुत ज्यादा क्लासिकल में है, बहुत ज्यादा। अच्छा। मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। जी ये तो अच्छी बात है कि एक तो उनकी तरबियत भी जाहिर है एक अच्छी ऐसी माँ से जो कि बहुत ज्यादा केयरिंग है अपनी फैमिली के हवाले से भी, और इस लिहाज से भी मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है उनकी कि आप जैसी वालदा कि हाँ उन्होंने परवरिश पाई और फिर काफी कुछ वो उन्होंने सीखा भी और सीख भी रहे हैं। जी बिल्कुल अच्छी बात है। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आखिर में यहाँ कोपेनहेगन के लोगों को, जितने भी आपकी आवाज सुन रहे हैं, उनको आप क्या कोई ऐसी बात, अच्छी बात, या आप समझती हैं कि कोई ऐसी बात जो आपके दिल में है जो आप तमाम अपने लोगों तक पहुंचाना चाहती हैं, तो यू कैन स्पीक आउट। जी भैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक बात, मैं तो हर इंसान, देखिए मैंने बड़ी एक अजीब बात है कि मैं एक दफा बैठी, मैं मतलब मेडिटेशन में थी, तो मैंने अल्लाह से एक सवाल किया कि परवरदिगार आलम हमारी डेस्टिनी क्या है, क्या तूने हर इंसान की डेस्टिनी लिख रखी है? तो आप यकीन माने कि मेरे पास इतना खूबसूरत उसका जवाब था कि तुम्हारी डेस्टिनी ये नहीं है कि तुम इस दुनिया में इंजीनियर बन जाओ या प्रेसिडेंट बन जाओ या कोई बहुत बड़ी चीज बन जाओ। तुम्हारी डेस्टिनी सिर्फ ये है कि तुम अपने आप को जान सको कि असल में तुम कौन हो, क्या हो, तुम मेरी शक्ल हो, तुम मेरी शक्ल हो। मैंने तुम्हें खल्क इसलिए किया कि तुमने मैं अपना रंग देख सकूं। बिल्कुल। तो तुम इतने पाकीज़ा हो जाओ कि मैं तुम्हारी शक्ल में अपने आप को देख सकूं। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर इंसान अपने उस जात को जरूर जाने जो उसकी असली जात है। पाक परवरदिगार कामयाब इस सफर में सबको बस। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी अच्छी बात और इतनी गहरी बात आपने फरमाई। अल्लाह ताला आपकी ऐसी बातों को इसी तरह हमारे सामने हम सुनते भी रहें और देखते भी रहें। अल्लाह आपको खुश रखे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका रेडियो पाक लिंक को टाइम देने का भी, और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने। मुझे भी बहुत खुशी है। आई मीन आई हैव बीन एबल टू गिव अ लिटिल टाइम टू माय फैन। जी लेकिन ये जरूर है कि ये इसका मतलब मैं खुशकिस्मत तरीन बंदा हूँ जो कामयाब हो चुका, क्योंकि आपके साथ आप वाकई हो गए हैं, क्योंकि मैं ज्यादातर बात नहीं करती। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम वेरी lucky man. But anyhow, I have a great pleasure to speak with you in my own program. Thank you very much. Thank you so much. Thank you जी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।